अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये है एडजस्टिंग एंट्रीज रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड इनकम और रेवेन्यू। अब हम सब फर्स्ट ये देखेंगे कि अक्रूड इनकम या रेवेन्यू होता क्या है। अज्यूम करो कि आपने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड की लेकिन अभी तक उससे कैश रिसीव नहीं किया, तो ये आपके लिए क्या है, अक्रूड इनकम या रेवेन्यू है। आप एक एग्जाम्पल लो कि आपका एक हाउस था, आपने उसको रेंट पे दे दिया। जो सामने वाला था उसने उसको 3 मंथ्स के लिए यूज़ कर लिया, ठीक है, लेकिन अभी तक आपने उससे कैश रिसीव नहीं किया। तो अभी तक तो आपने कैश रिसीव ही नहीं किया, तो ये आपके लिए क्या है, अक्रूड इनकम या रेवेन्यू है। ये सारी टर्म्स इसके लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल लो कि आपका जो अक्रूड इनकम था वो 30,000 था। रेंट जो है ये आपके लिए इनकम है, ठीक है। जो रेंट इनकम है ये 30,000 से इंक्रीज़ हुआ क्योंकि आपने सर्विसेज दी थी, और जो कैश था वो अभी तक आपने रिसीव ही नहीं किया, सही है। तो एक तरीके से ये आपके लिए एसेट है जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा, सही है। जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट दे वो आपके लिए एसेट होता है। एसेट के इंक्रीज़ करने होने की वजह से आप उसको डेबिट साइड पे लिख दो, और ये रेंट इनकम जो है वो आपके लिए इनकम है, रेवेन्यू है। इसके इंक्रीज़ होने की वजह से आप इसको क्रेडिट साइड पे लिख दो। जिस तरीके से आप एक एंट्री बनाते थे जब आप सेल करते थे क्रेडिट पे, तो आप क्या एंट्री बनाते थे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। इसी तरीके से सेम ये वही एंट्री है। सेल्स इनकम थी आपके लिए, तो यहाँ पे रेंट इनकम क्रेडिट कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल एसेट था, एसेट के इंक्रीज़ होने से डेबिट साइड पे लिखते थे, तो यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख दिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ये कि ये जो अक्रूड इनकम या रेवेन्यू है, आप इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज किस तरीके से बनाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। केस 1 ये है कि ट्रायल बैलेंस जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए दी जाती है तो सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होता है, और ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं एडजस्टमेंट की। तो अज्यूम करें कि आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है नेट रेंट इनकम 8,000 रुपीज़ और रेंट रिसीवेबल 3,000। जो आपका इनकम था वो 8,000 था, लेकिन आपको अभी रिसीव कितने करने हैं, 3,000 रिसीव करने हैं। तो आपको एंट्री बनानी होगी रेंट रिसीवेबल 3,000 और रेंट इनकम 3,000। सेम यही एंट्री बनेगी, सिर्फ अमाउंट का फ़र्क आएगा। अब केस 2 ये है, रेंट इनकम 8,000, रेंट इनकम फॉर द ईयर ₹9,000। देखो ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो इंटायर ईयर का जो रेंट इनकम था ना वो 9,000 था। इसका मतलब 9,000 में से 8,000 रिकॉर्ड हो चुका है, जो रिमेनिंग है 1,000 रिकॉर्ड करना है। तो आप यहाँ पे 1,000 रिकॉर्ड करोगे। इसी तरीके से केस 3 है, रेंट इनकम ₹8,000 और इंटायर ईयर का भी 8,000 था। तो इसका मतलब ये तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, तो आपको दोबारा से रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। अब हम ये देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। देखो, आप एक बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बनाते हो इनकम स्टेटमेंट। इन दोनों में से आपको कोई एक चीज़ ही बनानी होती है, क्योंकि दोनों का पर्पस यही होता है कि आपको ये देखना होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो दोनों का आंसर तो सेम ही होगा, तो आप एक ही चीज़ बनाओगे। अब देखो एंट्री क्या आती है, रेंट रिसीवेबल और रेंट इनकम। जो रेंट इनकम था वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस था, तो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस की साइड पे इसको लिख दोगे अगर लॉस अकाउंट बनाओगे। और इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो यहाँ पे आप लिख दोगे अक्रूड रेंटल को या रेंट इनकम को, यहाँ पे आप प्लस कर दोगे। फिर उसके बाद है रेंट रिसीवेबल, ये आपके लिए एसेट था, तो एसेट को आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, एसेट साइड पे बैलेंस शीट में। बस इसमें यही करना है आपको।